वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों ने एरिक्सन थ्योरी को स्टडी करना है, जो कि एरिक्सन का शख्सी और माशरती नशोनुमा का नजरिया भी कहलाता है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हम लोग इस टॉपिक के बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर को बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हर तरह के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करिएगा, ताकि हर तरह के जो यूजफुल वीडियो लिंक्स हैं आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन और वीडियोस हैं, आप वहाँ से भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, तालीमी इदारे में काम की जाने वाली जो तालीम है, उसका मकसद हमेशा बच्चों की हमारी नशोनुमा और वकूफ़ी नशोनुमा के अलावा जिस्मानी, शख्सी और माशरती, साथ ही इखलाकी नशोनुमा करना भी हमारा फर्ज होता है। एक टीचर को इन सब इकसाम की नौयत से आगाह होना ज़रूरी है, ताकि वो शख्सी और माशरती नशोनुमा पर बच्चों के बगौर जायजा ले सकें और बच्चे की शख्सी और माशरती नशोनुमा पर खानदान और उसके इर्द गिर्द के माहौल, मदारस और इस तरह के जो असरात मरतब करने वाले ज़राए हैं उनसे बाखबर रहें, उनके खानदान को भी आगाह करें और बच्चे की नशोनुमा में मददगार साबित हों। आज के तरक्की याफ्ता दौर में खानगी हालात में नुमाया क्योंकि चेंजेस नजर आ रहे हैं, इन तब्दीलियों ने टीचर के किरदार को भी बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। असातिज़ा शख्सी और माशरती नशोनुमा के इन पहलुओं की तहरीम के बदौलत बच्चों की मौजू नशोनुमा की खातिर मदरसों और कॉलेजों में मुनासिब माहौल काम करने के साथ साथ बच्चों की तालीम और तदरीस की खातिर मौजू तरीक़ेकार को भी इख्तियार करते हैं। साल्वन जो 1997 में उनकी बर्थ हुई थी, उनका कहना है कि बच्चे जब वकूफ़ी महारतों में फ़रोग़ हासिल करते हैं तो वो इरफानज़ात दूसरे अफराद के साथ रवाबत कायम करने के तरीके और सीखने और दुनिया के इर्द गिर्द के माहौल के बारे में अपने रवैयों में भी नशोनुमा पा रहे होते हैं। बच्चों की जो शख्सी और तुलबा की माशरती नशोनुमा से आगाही हासिल करना एक असातिज़ा की जिम्मेदारी भी है, और बच्चों की शख्सी और तुलबा की हर तरह से माशरती नशोनुमा से आगाही हासिल करना एक उस्ताद की वो उम्दा काबिलियत है जो कि हर शख्स से उसको मुनफरिद करार देती है। इसी की बदौलत वो तुलबा की उम्र को मुख्तलिफ नमूई मनाजिल पर मतहारत करता है, तालीम भी देता है और मौसर अंदाज से उसके साथ माशरती रवाबत को कायम भी करता है। हम उसकी नशोनुमा की हर मंजिल से उनकी डिफरेंट खुसूसियात का तखमीना लगा सकते हैं, जो कि पिछले पूरे चैप्टर में हमने बगौर देखा कि किस तरह से हर स्टेज पर बच्चे की नशोनुमा मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा गैर दानिशमंदाना या शरारत तमीज़ अंदाज से काम ले रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि वो 2 साल बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। ये सिर्फ हम इसी की बदौलत कहते हैं कि हमारी सकाफत में बालगों या बिलखुसूस 12 से 19 साल की उम्र के अफराद अमूमन हीरो की प्रस्तिश करने वाले बिखरे हुए जिनसी जज्बात के हामिल होते हैं। बच्चों और बालकों के रोज बरोज रवनमा होने वाली खुसूसियात की रोशनी में इनकी नशोनुमा के मनाजिल जो है हम उनका तयन करते हैं, और हमारा ये गालिब गुलबा भी होता है कि हर फर्द नशोनुमा के दौरान इन मनाजिल से लाज़िमन और मुमकिना तौर पर गुजरता है। एरिक्सन ने इस सारे माशरती नशोनुमा के अमल के लिए मुख्तलिफ मनाजिल या स्टेजेस डिस्कस की, जिनको कि अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जो कि रूनुमा होती हैं हमारी नशोनुमा के दौर में। शख्सी और माशरती नशोनुमा का नजरिया क्योंकि एरिक्सन ने पेश किया, इन्होंने अपने नजरिए की बुनियाद फ्रॉइड की नशोनुमा के नजरिए पर रखी। एरिक्सन के इब्तिदाई तौर पर नफ्सियात के बतौर सब्जेक्ट उन्होंने इसको नहीं पढ़ा। इनका जो इब्तिदाई दौर था आर्ट्स की तालीम हासिल करने में और यूरोपियन कंट्रीज की सयाहत करने में ही गुजरा। वो घूमते फिरते रहे। इसी दौरान वियना में फ्रॉइड से उनकी मुलाकात हुई। वियना क्योंकि यूरोप का एक शहर है, उसमें उन्होंने फ्रूट जिसे
फ्रेंच में कहा जाता है, और फ्राइड अगर उर्दू में इसको बोलें तो इनसे उनकी मुलाकात हुई, जिसने इसे साइकोलॉजिकल एनालिसिस का मुताला करने और उसमें काम करने के लिए दावत दी। चुनाचा एरिक्सन जो थे अमेरिका चले गए और अपनी साइको एनालिसिस की प्रैक्टिस को शुरू कर दिया। 1963 में एरिक्सन ने नौजवानों के हमरा अपने माशरे जिसमें उन्होंने तालीम हासिल की थी और नशनमा पाई थी और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया था, उसके हवाले से ज़रूरियात को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया। एरिक्सन के तस्वुरात को काफी शोहरत भी हासिल हुई, अगरचा शख्सी और माशरती नशनमा का जो नजरिया तन्हा एरिक्सन की इजाद हम उसको नहीं कह सकते। बहुत सारे ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट इसमें काम करते रहे हैं, एरिक्सन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन हम तन्हा उसको इसका नजरिया या इसका क्रेडिट नहीं दे सकते। ताहम उसने इसके लिए ज़ात की तलाश, फर्द की ज़ाती जिंदगी और फर्द के दूसरे अफराद के साथ रवाबत कायम करने के तरीकों के मुताले को हमेशा प्रायोरिटी दी, उसको फौकियत दी और बहुत सी सकाफतों में बसने वाले बच्चों की परवरिश करने के मुख्तलिफ तरीकों का मुताला करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तमाम इंसानों की बुनियादी जरूरियात हमेशा एक जैसी ही होती हैं और माशरे को उनकी जरूरियात को पूरा करने में मदद देने के लिए हमेशा एक जैसा ही तरीकेकार इख्तियार करना चाहिए। सकाफत और फर्द के ताल्लुक को उसकी फौकियत देने पर एरिक्सन ने नफ्सी और माशरती नशनुमा के नजरिए को पेश करने के लिए पूरी एक तहरीक चलाई। पियाजे, जिनकी नजरिए के बारे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उन्हीं की तरह एरिक्सन ने नशनुमा की मनाज़िर के इस सिलसिले को एक गुज़रगाह ही करार दिया, जिसमें हर एक की मखसूस कामयाबियां, दिलचस्पियां, खुसूसियात और मसाइल खतरात हमेशा अयां होते हैं। ये मनाज़िर हमेशा एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं, जो कि हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ी। हर मंजिल के आने वाली मनाजिल की कामयाबियों का इन्हिसार उससे पहली मनाजिल के मसाइल के साथ ही होता है। एरिक्सन की ये राय है कि हर मंजिल पर हर फर्द के नशनुमा के बहरानों का सामना तो करता है। हर बहरान क्योंकि अल्टरनेटिव और मनफी मुतबादल के दरमियान ही कशमकश पर मबनी होता है, कभी वो अल्टरनेट्स पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव, तो इसी के दरमियान इंसान जूझता रहता है। फर्द के हर बहरान के हल के लिए इख्तियार किए गए मुस्बत या मनफी तरीके का तरफान ज़ात और माशरे के बारे में उसके तसव्वुर पर तूरस असर करता है। इससे मुराद ये है कि इंसान उन सारी तब्दीलियों को किस तरह से टैकल करता है, क्या वो मुस्बत रवैया अपनाता है या मनफी रवैया अपनाता है, इसके उस पर दूरदर्श असरात मरतब होते हैं। इब्तिदाई मनाजिल के मसाइल का गैर सेहतमंदाना हल फर्द की पूरी जिंदगी पर बराह रास्त नामौजू असरात को मरतब करता रहता है। ताहम इस बात का इम्कान भी होता है कि इब्तिदाई मंजिल के मसला का नामुवाफिक हल और उसका नाखुशगवार असर आखिरी किसी भी मंजिल पर हो सकता है। बकौल एरिक्सन, इंसान की नशनुमा 8 अदवार जैसे दौर में से गुजरती है, जिनको कि अभी हम तफसील में देखते हैं। पहला मरहला स्टूडेंट मदरसे में दाखिल होने से पहले का दौर है, जो कि पैदाइश से 6 साल की उम्र तक रहता है। उम्मीद है कि आपको अब इस स्टेज के बारे में काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। पूरे चैप्टर में हम हर स्टेज पर मिलती जुलती खुसूसियात को स्टडी करते आए हैं। इस दौर में बच्चा ज्यादातर वक्त अपने वालिदैन, खानदान और उनकी औलाद, मोहल्लादारों और उनके बच्चों के दरमियान गुजारता है। इस दौर में क्योंकि एरिक्सन की पेश करता इब्तिदाई मनाजिल और इनसे मुतल्लिका बहरानों का भी उसको सामना रहता है, तो ये बात अयां है कि उसकी जात पर इनके मुस्बत या फिर मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। एतमाद, भरोसा, बामुकाबला बदअतमादी सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें ट्रस्ट या मिसट्रस्ट का जो क्वेश्चन है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि शीरखारगी के दौरान माँ का कर्ब और गर्मजोशी
बच्चे में बहुत ही ज्यादा एतमाद को पैदा करता है। पहले साल में बच्चा शीर खार का इब्तदाई बहरान भी महसूस करता है। इब्तदाई चंद माह में बच्चों को ये मालूम होने लगता है कि वो क्या अपने इर्द गिर्द के माहौल पर इन्हिसार कर सकते हैं या फिर नहीं। एरिक्सन के ख्याल के मुताबिक शीर खारगी में एतमाद की नशोनुमा उस वक्त रूनुमा होगी जब उसकी खुराक और निगहदाश्त की जरूरियात मुनासिब अंदाज में बाकायदगी से पूरी होती रहे। इस उम्र का दौरानिया पियाजे के बयान करता हिस्स हर की मंजिल पर होता है, यानी जो दूसरी स्टेज उन्होंने बयान की थी ये उससे खासी मिलती जुलती है। अभी इस स्टेज पर वो बच्चा ये मालूम कर रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया अलहदा क्यों है। ये एहसास ही उसमें एतमाद की अहमियत को फरोग देने में नुमाया किरदार अदा करता है। इस दौर की बुनियादी जरूरत दुनिया या माहौल पर उसको एतमाद करना है या नहीं। एरिक्सन ने अपने बच्चे के ट्रस्ट की तारीफ को जिस तरह से की है कि दूसरे अफराद पर लाजमी भरोसे से ज्यादा बच्चे को अपने ऊपर भरोसा करना लाजम होता है। इस बहरान की वजाहत दो तरह से हम कर सकते हैं कि ये बालिगपन जिसके हम शीर खारगी का दौर कहते हैं, ना सिर्फ अपनी जरूरियात को पूरे करने की ख्वाहिश रखता है बच्चा, बल्कि वो अपनी माँ की जरूरियात को पूरा करने में भी मदद करता रहता है। माँ या माँ की जगह कफालत करने वाली हस्ती दुनिया की अहम तरीन फर्द होती है, जिसे उसकी खुराक और प्यार और मोहब्बत की जरूरत को हर सूरत में पूरा करते रहना चाहिए। अगर माँ बाकायदगी से जरूरियात को पूरा ना करे तो उसकी गर्मजोशी का वो बच्चा इजहार ना करे। नतीजतन इससे आराम और आसाइश बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मिलती, बल्कि वो बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। माँ का एक ऐसा मनफी किरदार या रवैया बच्चे में दुनिया से अदम एतमाद पैदा करने का बहुत बड़ा सबब बनता है। खुद मुख्तारी, जिसे ऑटोनमस या शेम या डाउटफुल बिहेवियर भी कहा जाता है, वो बच्चे में बहुत ही ज्यादा पैदा होने लगती है। यही हमारी थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन की दूसरी मंजिल खुद मुख्तारी बमुकाबला नदामत या शक की है। इस दौरान बच्चे में खुद सख्ती और खुद एतमादी भी नुमाया होने लगती है। बच्चा ज्यादा से ज्यादा खुद कार तौर पर काम करने लगता है। इसमें अपने ख्याल रखने, खुद को खुराक देने, खुद ही टॉयलेट जाने जैसी खूबियां भी पैदा हो जाती हैं। अहम जिम्मेदारियां सीखने के लिए इनके लिए हमें ऐसे मौके फराहम करने चाहिए ताकि बच्चे अपना काम खुद करना सीखें। बच्चों की निगरानी इस अंदाज से हमें करनी चाहिए कि उनमें ये एहसास कभी भी पैदा ना हो कि वालिदैन हम पर नाजीबा पाबंदियां लगा रहे हैं। अपनी सलाहियतों को वो इसी तरीके से बरोकार ला सकेंगे और उनमें शक व शुबा जैसे एहसास पैदा नहीं होंगे। जो तीसरी स्टेज है वो मुस्तरदी और एहसास जुर्म की है, जिसे इंटीग्रेटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज भी कहा जाता है। ये मसला हमारे बच्चों की बचपन में पैदा होता है और इसका इन्हिसार बच्चों के एतमाद और खुद मुख्तारी पर बहुत हद तक होता है। जिन बच्चों को ऐसा मौका मिले वो हर वक्त काम करने के लिए पुरअज़म रहते हैं और इसी की बदौलत हकीकत में मबनी मकासद और इब्तिदाई जोश जज्बा अपने अंदर पैदा करते हैं। एहसास जुर्म से मजरूह होकर बच्चा अच्छे तरीके से नशोनुमा पा लेता है। प्राइमरी तालीम का जो दौर है वो 6 साल से 12 साल की उम्र तक का है। इसमें मुफीद काम करने का शौक और मुकाबला एहसास कमतरी बच्चे में पैदा होता है। मदरसे में दाखिला लेने के बाद बच्चे के सूदमंद काम करने के ज़ौक़ शौक का एहसास भी उसमें नशोनुमा पाने लगता है। बच्चे काम करने के तसलसल के साथ मसरूफ रहने और काम की तकमील को भी राहत से समझने लगते हैं। अपने हमसायों के बच्चों और तालीमी इदारे की हमजोलियों के साथ मेल जोल या रवाबत भी तमाम तर बच्चे कायम करते हैं।
यानी बच्चों में गृह पसंदी का रुझान, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, बढ़ जाता है। वो घूमना फिरना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों में रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अगर बच्चों को इन चैलेंजों से सुरखरू होने में नाकामी होती है तो उनमें एहसास कमतरी जन्म लेने लग जाता है। साल्विन इसके बारे में लिखते हैं कि बच्चों के मदरसा में दाखिल होने की वजह से उनका माशरती माहौल बहुत ज्यादा वसअत इख्तियार कर जाता है, जिससे कि असातिज़ा को उनको दिलचस्प और मज़ाक़ा खेज माहौल प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका जो उभरता हुआ शौक है उसको सही डायमेंशन में लेकर जाना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी काबिलियतों को अच्छे लिहाज में प्रेजेंट कर सके। नाकामी उनके लिए बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स अचीव ना करे, बल्कि पॉजिटिव वे में टीचर को उसकी नशनुमा करनी चाहिए। 12 साल से 18 साल का दौर जो कि बलागत का है, उसमें इरफान-ए-ज़ात व मुकाबला किरदार कश्मकश भी बच्चे में जन्म लेता है, जिसे हम रोल कंफ्यूजन भी कहते हैं। ये 5वीं मंजिल है। बलागत के दौर का जो बुनियादी मसला है, इसमें इरफान-ए-ज़ात की नशनुमा है, जो बालगों के लिए गामजन होने में बहुत ही मदद फराहम करती है। अगरचा हर फर्द बालकपन और अपनी जात के बारे में सूझबूझ की अफजाइश कर रहा होता है, इसलिए हमें इस मसले को बगौर देखने की जरूरत है, क्योंकि इसका ताल्लुक बलूगत के दौर से ही होता है। इसी उम्र में बच्चे लाताल्लुकी और दिलचस्पी के फुकदान में इंतशार का शिकार हो जाते हैं। हमें तुलबा को आगाह रखना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्हें किस किस्म का किरदार अदा करना चाहिए। उन्हें अपनी जात में हकीकत पसंद होना चाहिए, ताकि वो इंतशार का शिकार ना हो। इसके अलावा जो बैरून मदरसा जिंदगी का दौर है, ये शबाब के दौर की मंजिल भी कहलाता है। इसमें इंटीमेसी और आइसोलेशन काफी आया है। बच्चा यहाँ पर अपने आप को, खौफ को अक्सर अपने सर पर सवार कर लेते हैं और दूसरे अफराद कहीं अपने जाती मफाद के लिए कहीं उसको इस्तेमाल ना कर लें या नुकसान ना पहुंचा दें, इस तरह के जज्बात उसमें जन्म लेने लगते हैं। ये मंजिल इरफान-ज़ात के अगली मंजिल का बायस बनती है और दूसरे अफराद की शिरकत या शरीके हयात बनने के लिए आमादगी का बायस भी बनती है। ऐसे ताल्लुकात में फर्द अपनी इरफान जिंदगी के नशनुमा में रुकावट डाले बगैर बाहमी तौर पर एक दूसरे की जात में इजाफे का बायस बनता चला जाता है। दूसरों की तरबियत, देखभाल, बामुकाबला अपने आप में मगर रहना भी बच्चा इसी स्टेज में सीखता है और अपने आप के लिए पसंद करता है, क्योंकि ये 7वीं मंजिल है। ये दूसरों की देखभाल, तरबियत करने और अपने आप में मगन रहने वाली मंजिल है। इसमें बच्चों की रहनुमाई और निगहदाश्त करने के अमल पर बहुत ही ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बेलमूम इससे मुराद क्योंकि छोटे फर्द की खुराक की जरूरियात को पूरा करना और आराम और आसाइश का ख्याल रखना है। अगर हम इसे वसी मायनों में लिए तो ये पैदाइश, अफसाश और तकलीफ के लाजमी अनासर में से एक है। ये अमल क्योंकि अपनी औलाद की पैदाइश, तकलीफ और उनकी रहनुमाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यही वजह है कि वालिदैन अपने बच्चों की निगहदाश्त, रहनुमाई, उनकी तदरीस का फरीज़ा अदा करते हैं। ईगो, इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर का जो मसला है, ये भी इसी फेज में जन्म लेता है। बच्चे अपने आप को जो है इसी स्टेज में नाउमीदी का शिकार भी महसूस करते हैं। समटाइम्स उन पर अपने फराइज की जिम्मेदारियां अपने कंधों से ज्यादा महसूस होने लगती हैं। ये बहुत ही डेलिकेट टाइम पीरियड है, इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को चाहिए कि वो बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग का इंतजाम करें ताकि बच्चों की मदद हो सके। खौखल पर जो अखलाकी नशनुमा का नजरिया है, ये काफी छोटा है। हम इसको शुरू कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नए चैप्टर से ही एक स्टार्ट को ले सकें। अब हमें इस नजरिए को समझने के लिए 2 कहानियां या मिसालें देनी पड़ेंगी ताकि आप इसका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें। यूरोप के एक कस्बा में एक मखसूस कैंसर में मुब्तला एक मरीजा करीबुल मर्द थी, मरने के करीब थी। उसकी जानलेवा जो बीमारी थी
उसके इलाज के लिए जो दवाई उसके डॉक्टर ने तजवीज़ की थी वो एक किस्म की रेडियम की सूरत में थी। और आपको पता है रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक केमिकल, एक ऐसा रक्कत है जो कि रेडियो एक्टिव होता है और खतरनाक किस्म की रेडिएशंस को वो इमिट करता है, जो उस कस्बे की सिर्फ दवासाज यानी दवा फरोश ने खुद ही इजाद की थी। इस दवाई की तैयारी में अगरचा लागत तो बहुत आई थी, लेकिन वो दवाई फरोश अपनी लागत से भी 10 गुना ज्यादा कीमत पर इसको फरोख्त करता था। यानी इस दवाई की तैयारी पर लागत सिर्फ 200 पाउंड आती थी, लेकिन वो 2000 पाउंड में इसको बेचा करता था। वलीसा का जो खावन था मिस्टर हेनिस अपनी जान पहचान वाले हर फर्द के पास उधार लेने के लिए गया पैसे, मगर उसे वो मुश्किल ही 1000 पाउंड यानी उसकी दवाई की कीमत फरोख्त करने से आधे रकम वसूल हुई। वो 1000 पाउंड देकर दवाई फरोश के पास चला गया। हेनिस ने इस बात की दरखास्त की कि वो ये रकम ले ले और उसको वो दवाई दे दे, लेकिन बकिया रकम की जो वसूली है वो बाद में कर दे। उसने बार बार इल्तिजा की, रोया, गिड़गिड़ाया कि अपनी इस बीवी के लिए बचाने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा है और बीवी की जिंदगी बचाने का भी वास्ता उसको दिया, यानी उसकी यही खुराक उसकी बीवी की जिंदगी बचा सकती है। लेकिन दवाई फरोश ने उसकी इल्तिजा को कतन भी कबूल ना किया और हर दफा यही जवाब दिया कि मैंने इस दवाई की इजाद को फरोख्त करने के लिए पाउंड्स कमाने हैं और इसी पाउंड्स कमाने के लिए मैंने ये दवाई को इजाद किया। हेंस बहुत मायूस भी हुआ और बेबसी से वापस लौटा। उसने अपनी बीवी की जब हालत देखी तो वो अजीब ही कश्मकश का शिकार हो गया। रात को उसने दवाई फरोश स्टोर से नकब लगाई और दवाई निकाल ली, यानी चोरी की दवाई उसने। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब उसे ये करना चाहिए था? अगर करना चाहिए था तो वो क्यों करना चाहिए था? ये एक सवाल है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी देना है ताकि हम देखें कि आपका नजरिया इस पर क्या है। चौथी जमात का अब जो दूसरी कहानी है वो ये है कि चौथी जमात का एक तालिब इल्म वकास एक अमीर खानदान का बेटा था। उसने अपने बाजू पर एक नफीस किस्म की घड़ी बांध रखी थी। बहुत ही महंगी थी वो घड़ी और उसका एक हमजमात सलीम गरीब खानदान से क्योंकि ताल्लुक रखता था, उसने वकास की जब वो घड़ी देखी तो उसकी तरफ वो बार बार देखता रहता क्योंकि उसे वो घड़ी बड़ी उम्दा और नफीस लगती थी। वो ये चाहता था कि घड़ी वो हासिल कर ले और अपने वालिदैन से इसके जैसी घड़ी लेने की दरखास्त भी करता रहता, लेकिन क्योंकि अब उसके वालिदैन इतने अमीर नहीं थे, वो घड़ी को खरीदने की गुंजाइश नहीं रखते थे, सलीम इस पर नहायत ही मायूस हुआ। चंद दिन के बाद वकास ने कहा कि उसकी घड़ी क्योंकि अब गुम हो गई है। उनके एक तीसरे हमजमात अब्दुल्ला ने कहा कि वकास की घड़ी सलीम के पास उसने देखी है। उनके मौलमा ने सलीम से जब पूछगीछ की तो बार बार सवालात जवाब के बाद आखिर सलीम ने इतराफ कर लिया कि ये घड़ी वकास की ही है और उसने उससे चुरा ली थी। साथ ही साथ उसकी दरखास्त भी की कि इस घड़ी को उससे ना लिया जाए और उसके पास ही रहने दिया जाए। उसने बार बार ये इल्तिजा की और घड़ी उसके पास ही रहने दे। वो गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि ये घड़ी उसके पास क्यों नहीं वो रख सकता, मेहरबानी करें और खुदा के वास्ते वो घड़ी मुझसे ना ले और घड़ी को मेरे पास ही रहने दे। अब ये मिसालें जो स्टूडेंट हमने बयान की है, इसमें हेंफिज और सलीम ने अपनी साथी जरूरियात, ख्वाहिशात, माशूकी ज़वाबत और तकाज़ों की बाहरी कश्मकश में मुब्तला होकर ये कदम उठाए। ऐसे ही दुनिया में हर फर्द को क्योंकि साथी ख्वाहिशात भी होती हैं, माशरे की तरफ से आयत करदा पाबंदियां भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी कश्मकशों से हम निपटते रहते हैं। इस नौ के सवालात का जवाब मालूम करने के लिए बहुत ही नफ्सियातान अरसे दराज से इस मामले में तहकीक करते आए हैं और बहुत ही अफराद ने मियार को खारजी और माशरे की तरफ मुसल्लत करता मियार के बगैर हम जिंदगी को गुजारते रहते हैं। समटाइम्स बच्चा क्योंकि इब्तिदाई उम्र में इन मयारात, उसूलों और कवानीन से आगाह नहीं होता और ना ही इन पर अमल करने की कोशिश करता है, इसलिए इसमें ये सलाहियत
उसकी अफजाइश की माशरती कहानी से उसको कासिर रखते हैं और उसको इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। यही उनकी ये जो थियरी है, इसका कॉन्टेक्स्ट है कि हमारे जो हालात हैं, हमारा जो माशरा है, हमें हर वक्त कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पर मजबूर करता है जो कि हमारे लिए समटाइम्स अच्छे नहीं होते। इसके साथ ही अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर वाइंड अप होता है और हम इंशाल्लाह जब अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं आपके चैप्टर के इख्तिताम के साथ। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।